नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। चौटाला लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने शुक्रवार की सुबह गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जैसे ही खबर सामने आई तो राजनीतिक गलियारे में हरियाणा में शोक की लहर दौड़ गई। नवासी साल की उम्र में ओपी चौटाला ने अंतिम सांस ली, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों के साथ साथ पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जैसे ये दुखद खबर सबके सामने आई, सब गम में डूब गए। तो वहीं गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ओपी चौटाला ने आखिरी सांस लिया। आपको बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला बीमार चल रहे थे, इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के दौरान उन्होंने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक भी ओपी चौटाला रह चुके हैं। इस खबर से पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। 7 बार विधायक की भूमिका भी ओपी चौटाला निभा चुके हैं। ओपी चौटाला के राजनीतिक इतिहास को देखकर पता लगता है कि जनता के बीच कितने लोकप्रिय थे। 1989 में चौटाला पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और इसके बाद 5 बार उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी निभाई। 2005 तक हरियाणा के सीएम रहे हैं ओपी चौटाला। पूर्व सीएम ओपी चौटाला का निधन हो गया। 89 साल के ओपी चौटाला ने गुरुग्राम के मेदांता में अंतिम सांस ली। अभय चौटाला ने पिता के निधन पर शोक जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता को ही नहीं खोया, बल्कि प्रदेश ने भी आज अपना बेटा खो दिया है। पिताजी का गुरुग्राम के विकास में ही नहीं बल्कि प्रदेश के विकास में भी अहम योगदान रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिरसा के तेजा खेड़ा फार्म हाउस में पार्थिव शरीर को ले जाया गया है, जहां शनिवार को ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले पार्थिव शरीर को सुबह अंतिम दर्शन के लिए फार्म हाउस पर ही रखा जाएगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव थे राजनीतिक परिवार, लेकिन उन्होंने कभी हौसला नहीं आया। हमेशा बहुत हौसले के साथ आगे बढ़े और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े फैसले किए। तो मुख्यमंत्री के पद पे थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण। दूर जाने की जरूरत नहीं, जिस गुड़गांव में खड़े हो, जिस हॉस्पिटल के आगे तुम खड़े हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन। उन्होंने ही जो फैसला किया, गुड़गांव की जितनी भी तरक्की है सारी इन्हीं चीजें हैं। इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। हरियाणा के मेदांता अस्पताल में पूर्व सीएम ने अंतिम सांस ली। बता दें कि हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला काफी समय से बीमार चल रहे थे। ओपी चौटाला के निधन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व सीएम का निधन अत्यंत दुखद है। उन्होंने प्रदेश और समाज की जीवन पर्यंत सेवा की। देश और हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दें। पूर्व सीएम ओपी चौटाला का निधन हो गया। 89 साल के ओपी चौटाला ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। पूर्व सीएम के निधन पर हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हरियाणा के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत दुख की घड़ी है, जो एक हमारे बहुत बड़े नेता और जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री भी हरियाणा के कई बार रहे और उनके देवीलाल जी के पुत्र
रहे और उनके परिवार को भी मैं इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनको सहन करने की शक्ति दे। इनेलो के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं ऐसे? देखो, चौटाला जी इनेलो के जो स्थापक थे और इनेलो को स्टैंड करने में या इनेलो पार्टी बनाने में ही उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और वो हरियाणा के ही नहीं पूरे भारत के बड़े नेता थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा ने अपना दुख जाहिर किया। विधायक ने कहा है कि परमात्मा उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। आज बड़े दुखद के साथ आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे। ऐसे नेता, किसान नेता, मजदूर, व्यापारी, इस प्रदेश के हितैषी मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी और अपनी बात को मनाने में सक्षम थे। चाहे एनडीए की सरकार रही उसमें शामिल रहे तो अपनी बात को मनवाने में रहे। तो मैं तो कहूंगा कि ओम प्रकाश चौटाला के जीवन से बहुत कुछ हमको मिला। कभी हारी बात नहीं करी और कभी कमजोरी की बात कभी उन्होंने लोगों के सामने नहीं रखी। ऐसे नेता प्रदेश, इसकी बहुत बड़ी हानि प्रदेश को हुई है। सीएम नायब सैनी गुरुवार को कैथल जिले के पूंडरी स्थित नई अनाज मंडी में जनसभा करने पहुंचे। सीएम के आगमन से स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि वो पूंडरी को सब डिवीजन का दर्जा देंगे। पूंडरी में 15 करोड़ के विकास कार्यों को समर्पित किया। पूंडरी की फिरनी मिठाई की तारीफ की और कहा कि यहां से फिरनी विदेशों में जाती है जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हालांकि सीएम ने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। 2047 तक विकसित हरियाणा बनाना है। साथ ही सीएम ने कहा कि 24 फसलों का एमएसपी पर खरीद सरकार कर रही है। किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंच जाता है। फरीदाबाद शहर कहने को तो करीब 7 साल पहले कैटल फ्री घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज भी स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की तस्वीर वैसी ही दिखाई दे रही है, जहां सड़कों पर आवारा जानवर और गौवंश घूमते हुए दिखाई देते हैं। सड़कों पर आवारा जानवरों की वजह से फरीदाबाद में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश को कैटल फ्री करने के लिए ड्राइव चलाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन फरीदाबाद में निगम अधिकारी शहर को कैटल फ्री नहीं कर पाए हैं। बहुत परेशानी आती सर, जाम भी लगता है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं जी, यही होता है। अब ये जो सरकार है, नगर निगम है, बोलती है बल्लभगढ़ को कैटल मुक्त कर दिया, मतलब जो आवारा पशु है वो रोडों पर कुछ भी नहीं कर दिया। देखने के लिए मिलता है देखने को। अच्छा, मतलब लगातार ऐसे घूम रहे हैं? ऐसे ही घूम रहे हैं, पन्नी भी खा रहे हैं गाय जी, कोई नहीं देख रहा है सर। परेशानी काफी है, लोगों को ट्रैफिक में भी परेशानी आती है। फिर वैसे कोई सिस्टम होता है, घर भर में घुस जाते हैं, कुछ नुकसान कर देते हैं, जैसे खाने पीने का, ऐसी चीज आ जाती है। और वैसे भी रोडों पे गोबर वगैरह की चीज, ज्यादा गंदगी चीजों की मस्ती है। नगर निगम कहते हैं कैटल फ्री फरीदाबाद का है। हाँ, देखते हो आपने क्या आवारा पशु मतलब फरीदाबाद में खूब काफी देखा है मैंने। फरीदाबाद में काफी आवारा पशु हैं, ठीक है ना। बल्लभगढ़ में भी, फरीदाबाद में भी, इधर गाँव में भी काफी लोग। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें होती है, यही दिक्कतें हैं कि मतलब गांव में तो खेतों में घुस जाते हैं और वो नाज वगैरह की, गेहूं वगैरह की खेती होती है, उसमें चलते हैं वो। इससे इतनी बड़ी परेशानी है कि ये गाय जो घूम रही है, इसके दूध को काट लेते हैं और कर रखी है जी हमने डेयरी बना रखी है। वो डेयरी के नाम पे कलंक है, सरकार से बेनिफिट उठा रहे हैं, परंतु गायों को रोड पर छोड़ देते हैं। गाय से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और सारा आपस में घुस जाते हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है। आज 50% जो जाम का स्थिति है। बहुत परेशानी हो रही है भाई जी, क्योंकि देखो आते जाते हैं तो रास्ते में पशु मिलते हैं तो जाम भी लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बाइक वाला आ रहा हो सकता है बाइक स्पीड में भी होती है, जल्दी होती है, तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो इसीलिए भाई बोलते हैं कि हमने गौशालाएं खोली हुई हैं और
हम मतलब कि फरीदाबाद को मतलब कि अपना कैटल फ्री बताते हैं। कैटल फ्री है, फरीदाबाद में कोई आवारा पशु नहीं घूमते। कुरुक्षेत्र में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन चरहूड़ी ने अपना अनशन शुरू कर दिया है। गुरनाम सिंह चरहूड़ी और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष करम सिंह मथाना समेत 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इससे पहले किसानों ने लघु सचिवालय पर सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। इसको लेकर गुरनाम सिंह चरहूड़ी ने एमएसपी को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उसमें सरकार ने एमएसपी की बात कही थी कि एमएसपी हम लागू करेंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाने के बाद उसको लागू कर दिया जाए, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं की है और उस पे फरवरी से लेके फिर पंजाब में आंदोलन चल रहा है दोनों बॉर्डरों पे, जिसमें हरियाणा पंजाब के किसान शामिल हैं। दूसरे स्टेटों में भी कहीं कहीं आंदोलन हो रहा है। तो अभी पिछले 25-26 दिन से डल्लेवाल जी भूख हड़ताल पे हैं और सरकार जो है कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। पंजाब के किसानों की तरफ से अपनी मांगों के समर्थन में शुरू किया गया आंदोलन अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा है और इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन चरहूड़ी गुट के कार्यकर्ताओं ने कैथल में जिला सचिवालय पर एक दिन का धरना दिया और 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे। धरने में काफी संख्या में किसान शामिल हुए। तो वहीं इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन चरहूड़ी के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना और किसान नेता कंवलजीत ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। हर मुद्दा किसानों का है। ये इसके लिए जगजीत सिंह जी डल्लेवाल अमर अनशन पर बैठे हुए 24 दिन हो गए, आज 25 में प्रवेश कर गए। सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही, तो इसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 11 किसानों ने यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। 10 बजे से लेकर 4 बजे सरकार को जिताया जाए। आगे क्या रणनीति होगी आपकी अगर सरकार मांगे न मानने पर? आगे रणनीति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरहूड़ी जी लेंगे, उस पर हम सभी। नानौद के राखीगढ़ी में 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने की। उन्होंने राखीगढ़ी में पुरातत्व सभ्यता से सुशोभित म्यूजियम का निरीक्षण किया। तो वहीं आर्कियोलॉजिकल हरियाणा के उपनिदेशक बनानी भट्टाचार्य ने मंत्री को जानकारी भी दी। बता दें कि महोत्सव में कई विभागों से प्रदर्शनी की स्टॉलें लगाई गई हैं। इनके माध्यम से लोगों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। पहली दफा हरियाणा में राखीगढ़ी महोत्सव का आयोजन हुआ है। ये हमारे जो संस्कृति और विरासत का प्रतीक है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इसका प्रतीक 7,000 लगभग 7,000 साल पुरानी जो हमारी सभ्यता थी हड़प्पा सरस्वती सिंधु नदी उसके किनारे की जो सभ्यता थी वो देखने को आपको मिलेगी। इसमें कई अवशेष ऐसे जो 4,000 साल कुछ 3,000 साल, लेकिन सभ्यता की जब मैं बात करता हूँ, ये हड़प्पन सभ्यता की जो बात करता हूँ सबसे पुरानी सभ्यता है। और इसमें जो आपको देखने को मिला, आपने भी विजिट किया होगा और मैं अपने माध्यम से मैं एक हरियाणा को पूरे हरियाणा को अपील करता हूँ, बल्कि पूरे देश को अपील करता हूँ कि आए राखीगढ़ी आए, इसको विजिट करें और ये देखें कि हरियाणा में भी उस समय में हरियाणा में भी किस तरह का कल्चर था, सभ्यता क्या थी। खबर बारला से, जहां खंड के जोई रोड स्थित एसडीएम कार्यालय पर किसान संगठन गुरनाम सिंह चरहूड़ी समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि संगठन जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठकर रोष प्रकट किया। बता दें कि संगठन ने किसानों के समर्थन में पहले ही ऐलान किया था कि शुक्रवार को जिला और खंड मुख्यालयों पर किसान मांगों को लेकर
और जगदीश सिंह ढल्लेवाल के समर्थन में भूख हड़ताल करेंगे। इस दौरान पूर्व विधायक रण सिंह मान ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर किसान संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन के चलते खरौड़ी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है। सरकार गहरी नींद में सो रही है। ये संकेत मात्र है कि सरकार को जाग जाना चाहिए, अन्यथा किसान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। एमएसपी की मांग किसानों की पूरी करें। अगर इस प्रकार की जो आपकी मांगे हैं उस पर सरकार अपना नरम रवैया नहीं अपनाती है या आपके और सरकार के बीच में समझौता नहीं होता है, तो किसान इस आंदोलन को और आगे किस प्रकार देना चाहते हैं? ये तो किसानों के समर्थन भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी के सदस्य अब आगे आ चुके हैं। मुताबिक भारतीय सदस्यों ने लघु सचिवालय के सामने 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की है। भूख हड़ताल पर बैठे सदस्यों ने सरकार से की एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग की है, तो वहीं जिला प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। आज एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए जो खनौरी शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, उनके समर्थन के लिए आज हम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भूख हड़ताल पर करनाल अपना जिला सेक्रेटरीट के सामने बैठे हैं। पीछे बुजुर्ग बैठे हैं, आगे युवा पीढ़ी। हाँ जी, देखो बुजुर्ग हमारा सारा है और युवा आगे चलेगा और पीछे हमारे बुजुर्ग रहेंगे। इससे हमें एनर्जी मिलती है और किसाने और जो बच्चे हैं और आगे होने चाहिए। इन मांगों को लेकर क्या एमएसपी, स्वामीनाथन रिपोर्ट और 11 अन्य मांगे हैं, जैसे मनरेगा की होगी और फसलों के दाम की होगी। इन मांगों को लेकर आज हम आज कोई अपने पर्सनल मांगों को नहीं, मेन तो हम जगजीत सिंह ढल्लेवाल जी के समर्थन में आज यहाँ बैठे हैं। एक दिन का से नहीं, सरकार को चेताना चाहते हैं कि जगजीत सिंह ढल्लेवाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। प्रधानमंत्री जी बीच में आए और इस मामले को हल करें, जो किसानों की जायज मांगे उनको मंजूर करें और किसानों को उनके घर भेजें। सड़क पर बैठना हमारा काम नहीं है, हमारे खेतों में बहुत काम होता है, हमारे पास फुर्सत नहीं है। देखिए, पिछले 10 महीने से पंजाब के किसान हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और 25 दिन से किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल आमरण अनशन पे है। कल से उनकी स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है। उसी के समर्थन में आज हमने हर जिला हेडक्वार्टर पर 11 साथियों ने आमरण अनशन किया है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। 4 बजे तक चलेगा? हाँ जी, 4 बजे प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे हम। उसके बाद फिर दोबारा हमारी कल फिर कोर कमेटी की मीटिंग है। अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हमने भी फिर कड़ा कदम उठाना है। किसानों पर अत्याचार करना बंद करो। फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 के नियम लागू होने के बाद लोग जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। ग्रेड 4 के नियमों के बावजूद भी वेस्ट प्लास्टिक में दुकान संचालक अपने कर्मचारियों से आग लगवा रहे हैं। पत्रकारों के साथ दुकान संचालक और कर्मचारियों ने बदतमीजी भी की है, तो वहीं दुकानदार संचालक ने पुलिस पर और पत्रकारों पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। फरीदाबाद में जहां एक और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पॉल्यूशन की मार निवासियों को सहनी पड़ रही है। इससे खास तौर पर गरीब मजदूर वर्ग प्रभावित हो रहा है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में 300 के पार पॉल्यूशन पहुंच गया है, जिससे ग्रेड 4 के नियम भी लागू कर दिए गए हैं। बढ़ती ठंड से लोगों को काम मिलना भी बंद हो गया है, जो गरीब मजदूर वर्ग के सामने सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त बनी हुई है। ग्रेड 4 के नियमों के तहत कंस्ट्रक्शन, BS3, BS4 के वाहन सहित तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई है। आइए जानते हैं कि इस बारे में लोगों ने क्या कुछ बताया है। कितने बजे निकले थे सुबह घर से? 6:30 बजे निकला। आज सुबह से कोहरा पड़ रहा है, तो कितनी परेशानी हो रही है? ठंड की अगर बात की जाए तो ठंड से क्या दिक्कतें हो रही है आपको? ठंड तो पड़ रही है जी, ठंड तो है ही है। अब क्या दिक्कत है, तो आदमी घर से तो आदमी को निकलना ही पड़ेगा। परेशानी कितनी हो रही है ठंड से? अब परेशानी तो है जी। बच्चों की अगर बात की जाए, बड़े बुजुर्गों की बात की जाए, जिस तरीके से कड़ाके की बढ़ रही है तो परेशानी होती है। अच्छा, आज सुबह से कोहरा भी पड़ रहा था, इससे कितनी परेशानी हुई?
अभी तो मैं फिलहाल घर से निकला हूँ तो कोहरे भी नहीं पता मेरे को। अच्छा, लेकिन ठंड है। हाँ, ठंड है। सर्दी और पोल्यूशन के बढ़ते प्रकोप से लोगों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों को सुबह शाम सैर न करने की सलाह दी है। फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि इस समय बारिश नहीं होने से सूखी सर्दी पड़ रही है, जो मरीजों के लिए और भी परेशानी खड़ी कर सकती है। इन्होंने इस समय मास्क पहनकर बाहर निकलने की सलाह दी, तो वहीं बुजुर्ग, हार्ट पेशेंट और टीबी के मरीजों को खास ध्यान रखने की नसीहत दी है। सर्दी का मौसम है अभी, क्योंकि बारिश नहीं हुई है और सूखी सर्दी है और साथ में पोल्यूशन है, तो ये घातक वातावरण है। और इसके लिए जो सांस के जो पेशेंट हैं, जो छाती के रोग से पीड़ित हैं, अस्थमा के, सीओपीडी के, जो टीबी के और जो पुरानी टीबी है उन जो पेशेंट हैं, उनके लिए ये एक खतरनाक मौसम है, जिसकी वजह से ये मरीज जो है बहुत जल्दी निमोनिया के शिकार हो सकते हैं और उनको सांस लेने में दिक्कत होकर और गंभीर स्तर पर जा सकते हैं। और बारिश नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री होने से सर्द हवाओं की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने फसलों में पाला जमने की आशंका जताई है, जिसके चलते किसानों की गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों का खास ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में और भी गिरावट होने वाली है, लेकिन अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम स्पेशली अब बात करें न्यूनतम तापमान की, जो रात्रि तापमान है वो अभी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। जो ऑब्जर्वेटरी का रिकॉर्ड करते हैं 4 फीट हाइट पे, जो क्रॉप हाइट मानी जाती है, उससे अगर नीचे अगर ग्रास मिनिमम टेम्परेचर का अगर टेम्परेचर देखें घास का, जो ग्राउंड पे रहता है, वो तो उससे भी कम रहता है। तो अभी जो ऑब्जर्वेटरी का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो आने वाले समय में अभी बारिश की भी संभावना नजर नहीं आ रही। तो इसके चलते मौसम के शुष्क रहने की संभावना है और टेम्परेचर के और डाउन आने की संभावना है। ठक्कन अकेले ले वहाँ 30-35 हजार के पाड़ा पड़ गया, सूखा पाड़ा ने खेती फूक दी, इतना खर्चा हुआ जैसे इतना यो आ गया। मेथी से नुकसान है ज्यादा, सब्जियां में नुकसान है, जिस तरह गोभी है, बताऊस है, आलू है और मूली, गाजर, इन पर सब पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। गोभी तो जड़ते खत्म होगी। दिसंबर का महीना चल रहा है और सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं। इसके साथ ही धुंध भी अब अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर रहा है। बता दें कि कोहरे से निपटने के लिए बल्लभगढ़ हरियाणा रोडवेज ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी बसों में रिफ्लेक्टर सी के साथ साथ अब फॉग लाइट भी सभी बसों में लगा दी गई हैं, जिससे कोई घटना ना घटित हो और धुंध में पैसेंजर से लेकर ड्राइवर, संचालक और कंडक्टर सभी सुरक्षित रहें। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ राजा हरसिंह बस अड्डे पर है और तमाम तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा बस अड्डा इसको माना जाता है। यहाँ से तमाम तरीके की रॉन्ग रूट की बसें जो है वो यहाँ से चलाई जाती है, चाहे वो चंडीगढ़ की बात की जाए, चाहे वो मनाली की बात की जाए, चाहे वो वैष्णो देवी तक के रूट की बात की जाए, तो तमाम तरीके की जो रूट है वो यहाँ से बसें चलाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं दिसंबर का महीना है और सर्दी ने भी जो है वो दस्तक दे चुकी है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो अब धुंध का समय भी आ चुका है, तो तमाम तरीके से किस किस तरीके की सुविधाएं जो है वो की गई हैं, तमाम तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो लाइटें हैं वो यहाँ पर, जो रिफ्लेक्टर है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तमाम तरीके से रिफ्लेक्टर यहाँ पर जो लगा दिए गए हैं, तमाम तरीके की सफेद पट्टियां यहाँ पर लगाई गई हैं जो फ्रंट पर है और तमाम तरीके से यहाँ पर जो है फॉग लाइट भी जो है येलो कलर की वो यहाँ पर लगाई गई है, ताकि ड्राइवर को, यानी कि जो चालक है, बस चालक, उसको किसी तरीके की कोई समस्या ना आए धुंध को देखते हुए। तो तमाम तरीके से यहाँ पर फॉग लाइट हो, चाहे वो रिफ्लेक्टर की बात हो, तो तमाम तरीके से जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हरियाणा रोडवेज जो है पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, ताकि किसी तरीके से पैसेंजर से लेकर के तमाम तरीके से चालक और कंडक्टर को किसी तरीके की कोई हानि ना हो और कोई दुर्घटना ना घटे। तो इसको लेकर के तमाम तरीके से जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि हमारे साथ कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, MHM से बात करते हैं। तमाम तरीके से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सर्दी दस्तक दे चुकी है, दिसंबर का महीना है, फॉग भी अब जो है वो कहीं ना कहीं धुंध जो है वो चालू हो जाएगी। तो उसके चलते किस तरीके की बसों में धुंध के चलते क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं? धुंध के लिए जो पीली लाइटें होती हैं, रिफ्लेक्टर होता है, वो हम हर गाड़ी में लगा चुके हैं।
हर गाड़ी में रिफ्लेक्टर है 100% और लाइट भी हमें जो 80-85 गाड़ियों में 106 गाड़ियों में से 80-85 गाड़ियों में हम पीली लाइट लगा चुके हैं। तो तमाम तरीके से कौन कौन से लंबे रूट पर यहाँ से बसें जाती, कौन कौन से लंबे रूट पर जाती? बैजनाथ, हमीरपुर, धर्मशाला, जयपुर जो भी जाती हैं, खाटू श्याम, सभी में हमने लाइटें लगाई हुई हैं। तो तमाम तरीके से फॉग लाइट के साथ साथ क्या कोई रिफ्लेक्टर जो होते हैं रेड कलर के, येलो कलर के या व्हाइट कलर के, उस तरीके की वो चीजें भी लगाई गई? हाँ बिल्कुल लगाए गए हैं। आगे जो है फ्रंट पे जो व्हाइट रिफ्लेक्टर है, बैक में जो रेड रिफ्लेक्टर है, साइडों में पीले रिफ्लेक्टर है। तो यानी कि कोई समस्या जो है बस चालक को नहीं आएगी? बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, उससे साफ दिखाई देता है पीली लाइट से, और ड्राइवर है जो आराम से अपने उस तक गंतव्य तक पहुंच जाता है। तो तमाम तरीके से अगर कहीं ना कहीं कोई चीजें खराब होती है तो क्या किस तरीके से पता लगता है? क्या कोई ड्राइवर आपको बताता है? चालक ड्राइवर आके गेट पे जो हमारा जो यार्ड रूम है जहाँ एंट्री कराता है, वहाँ एक जॉब कार्ड होता है, जॉब कार्ड में वो एंट्री करता है कि मेरी ये चीज खराब है, उसको हम ले आते हैं वर्कशॉप के अंदर और उसको ठीक करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से धुंध के चलते कहीं ना कहीं ट्रेनिंग भी दी जाती है चालकों को, तो किस तरीके के एहतियात बरतने के लिए बोला जाता है? ये कहा जाता है भाई किसी की लाइट खराब है तो लाइट लगवाओ, रिफ्लेक्टर नहीं है तो रिफ्लेक्टर लगवाओ। हम लगाने के लिए हमेशा दिन और रात 24 घंटे तैयार रहते हैं। वर्कशॉप 2 शिफ्टों में चलती है, दिन में भी और रात में भी, तो दिन में भी लगाते हैं और रात को भी लगाते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं आने देते ड्राइवर को। तो बिल्कुल ये जो है अधिकारी थे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो बस चालक को किसी तरीके की कोई समस्या, कोई परेशानी ना आए, इसको लेकर के जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर 24 घंटे वर्कशॉप चलती है, और तमाम तरीके से अगर बस चालक की कोई शिकायत होती है बस को लेकर के तो वो साथ ही साथ वो ठीक की जाती है। तो तमाम तरीके से यहाँ पर अब धुंध का समय आ चुका है, और कहीं ना कहीं तमाम तरीके से रोडवेज जो है वो पूरी तरीके से धुंध से निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर फॉग लाइट यहाँ पर लगाई गई है, रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई हानि ना हो। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने एक महान व्यक्ति को अपने बीच से हमेशा के लिए खो दिया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर अभी ऐसी सूचना अगर आई है तो बहुत दुखद घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक महान नेता देश के बड़े दिग्गज नेता थे, उनको समाज ने खोया है। बहुत लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश की सेवा उन्होंने की। लगता है पूरा हरियाणा प्रदेश पूरा परिवार के साथ छोटी बड़ी नेता लगा। अगर ऐसा घटना हुई है किस तरह का राजनीतिक प्रभाव इनके बाद जाने के बाद देखने को मिल सकता है? एक सम्मानीय बड़े नेता थे। समाज से जब कोई बड़ा नेता जाता है तो उसकी छुट्टी पूर्ति तो होती नहीं, लेकिन समाज के और अच्छे लोग आकर प्रयास करते हैं कि अच्छा काम करें। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।